हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परकुश पाठशाला जो बनी है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स से आप अच्छे से परिचित हो चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने फैक्टर्स को किया है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन की, उसके इंट्रोडक्शन में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। जीरो को छोड़कर जब हम 1 से लेके आगे काउंटिंग को लेते हैं, वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। जब हम इनके फैक्टर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जाम्पल के लिए नंबर लेते हैं 30, ठीक है, तो इस 30 को हम किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वहां पे हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ पर जो ये नंबर है ये आगे फिर डिवाइड हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जब भी हम किसी नंबर को किन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे के सारे जो ये नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये हम 30 का प्राइम फैक्टर्स भी इनको कह सकते हैं। वी कैन से कि ये सारे के सारे जो हैं ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो आगे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम उनको कहते हैं जिनमें हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो प्लस कोई वेरिएबल भी हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2x की, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें 3xy की, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4 की, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये जो नंबर है ये अपने आप में ही 2 और x का फैक्टराइजेशन यानी इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये एक तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स ही हैं, इनको आगे किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आती है तो हम वर्ड यूज करते हैं इररिड्यूसिबल। इट मींस कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं किसके, 2x के, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टर्म यूज करेंगे क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। लाइक अगर हम 3xy की बात करते हैं तो ये किन का प्रोडक्ट है, 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। इट मींस ये 3x एंड y का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हमारा जो एक्सप्रेशन हमने लिया है 3y प्लस 4 का, तो इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, ये भी एक प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा है। 3 को हम y प्लस 4 के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। तो ये भी जो है वो एक इररिड्यूसिबल फैक्टर है। आगे हमें ये देखना है कि फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिखते हैं तो वही उसका फैक्टराइजेशन होता है।
फैक्टराइजेशन जो है इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर है जिसके इररिड्यूसिबल हम फैक्टर्स जो है जब उनको यूज करते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो उसका फैक्टराइजेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी जो फैक्टर है किसी भी नंबर का वो एक टर्म होती है। ठीक है, सिंगल टर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 2x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, 2x प्लस 2 का फैक्टराइजेशन करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो उनको हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं। अभी जैसे हम इस टॉपिक पे लेते हैं 2x और 2, इन दोनों की हम फैक्टर्स लेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर 4 लेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के रूप में या इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स। जब हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2। अब आप ये देखिए कि 2 जो है वो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, यानी 2 जो है वो 2x का भी एक फैक्टर है और 4 का भी एक फैक्टर है। तो हमारे पास जो मेथड था वो क्या था, कॉमन फैक्टर्स का मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर को ले लेंगे बाहर। अब इस नंबर को जब हम लिखेंगे 2x प्लस 4 को, तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस 2, यानी इस 2 से हमने क्या किया, इस 2 को तो हमने कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर ले लिया और ये हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 2, यानी 2x का जो फैक्टराइजेशन हमने किया उसमें हमारे पास x बच गया और दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारे पास प्लस आ गया। और यहाँ पर 4 के फैक्टर्स में से कौन बच रहा है, 2। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ ये किसका हुआ, 2x प्लस 4 का फैक्टराइजेशन हुआ। किस मेथड से हुआ, कॉमन फैक्टर मेथड से। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स के मेथड के द्वारा अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो एक टर्म के रूप में आपके सामने आया है। ये अलग अलग टर्म्स में नहीं है, एक सिंगल टर्म के रूप में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए रीग्रुपिंग वर्ड के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ग्रुप्स बनाए जाएंगे। रीग्रुप का मतलब दोबारा से ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, यानी हमें जो ग्रुप दिए गए हैं उनकी जगह पे हमें क्या करना है, उसका ग्रुप जो उसका ग्रुपाइजेशन है या उसका जो ग्रुपिंग करना है वो फिर से करना है अपने अकॉर्डिंग। कैसे, अब हम रीग्रुपिंग को ध्यान में लेते हुए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मेथड आएगा वो हम रीग्रुपिंग टर्म्स के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, हमारे पास ये क्वेश्चन है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल डू रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चारों टर्म्स की बात करें, ये 4 की 4 जो टर्म्स हैं उनमें हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप इसको लिखेंगे 2xy को फैक्टर्स के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y आएगा। जब हम 3x को लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x आएगा। जब आप 2y को लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y आएगा और 3
इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जो 1 है वो हर टर्म का फैक्टर होता है, इसलिए इसको अलग हम तभी लिखते हैं जब कहीं स्पेशली ये रिक्वायर्ड हो। जैसे अब हमारे पास 3 का और कोई फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज नॉर्मली हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, 1 जो है फैक्टर के रूप में तभी लिखा जाता है जब इसकी हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बाद अब देखिए, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 है, x है और y है। इसमें x तो है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें भी हमारे पास x नहीं है, तो ओनली 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें हमें x जो है वो एक कॉमन फैक्टर के रूप में मिल रहा है। अब इन दोनों की बात करें तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं तब हम इस मेथड का यूज करते हैं जिसमें हम टर्म्स को रीग्रुप कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 2 भी है, y भी है, यहाँ भी हमें 2 और y दोनों मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे इस तरह से कि इनमें हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये 2y जो है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 3 और 3x इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। और अगर हम इन दोनों की बात करें 2xy और 2y की, तो यहाँ भी हमारे पास 2 और y ये दो चीजें जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में हमें मिल जाएंगी। दैट्स व्हाई ये रीग्रुपिंग जो है वो हमारे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। इसीलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जहां हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं होते हैं तब हम उनकी टर्म्स को रीग्रुप कर लेते हैं ताकि हमें कॉमन फैक्टर्स मिल सके और हम अपने क्वेश्चन को इजीली फैक्टराइज कर पाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास 2 और y दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको हमने ले लिया। अब इस 2y से इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। अब इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों इनमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, तो ये 3 हमने ले लिया कॉमन फैक्टर के रूप में। अब इसको जब हम इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स है, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो नॉर्मली सिंगल टर्म के रूप में ही मिलेगा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, भाई x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के रूप में अलग ले लेंगे। और इसी कॉमन फैक्टर से जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। बचेगा कौन, 2y प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कौन बचेगा हमारे पास, 3। तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये हमें सिंगल टर्म के रूप में मिल गया है। ठीक है, तो ये इतना इजी सा वे है, हमें फैक्टराइजेशन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन देखा, फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके जो 2 मेथड्स है, कॉमन फैक्टर्स और रीग्रुपिंग टर्म्स, दोनों हमने डिस्कस कर ली हैं। और इस क्वेश्चन को हमने आपको एज अ एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परकुश पाठशाला। वी हैव डिस्कस्ड about factorization's basic concepts in last video. Today we are going to start our exercise 14.1. The first question is find the common factors of the given terms. It means
हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं और हमें उनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। कॉमन का मतलब आप समझते हैं, जो सबके पास लगभग एक जैसा हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें जब कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके भी आपने पहले मेथड्स अच्छे से स्टडी किए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस, दो हमें टर्म्स दी हुई हैं, 12x एंड 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12x एंड फैक्टर्स ऑफ 36। तो हमें पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जब भी किसी टर्म के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, इट मीन्स उसको कुछ डिफरेंट नंबर्स या कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाता है, उनके प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि 12 जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स, या आप इनको प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आगे किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल भी है x, तो वो भी इनके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट मीन्स हमने फाइंड कर लिए हैं फैक्टर्स ऑफ 12x। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। देन यू कैन सी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। इट मीन्स ये हमारे इस 36 के फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स ये किसके हैं हमारे पास, 12x एंड 36, दोनों के कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऑफ 12x एंड 36 इज इक्वल्स टू। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो 12x के भी फैक्टर्स हैं और 36 के भी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये भी दोनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 दोनों में आ रहा है, और ये 3 भी दोनों में आ रहा है। लेकिन x जो है वो ओनली 12x का फैक्टर है, और ये जो एक और 3 आया है ये ओनली 36 का फैक्टर है। ये दोनों में नहीं आ रहे, इसलिए ये कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 2 एंड 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 जो है वो हमारे 12x एंड 36 का कॉमन फैक्टर हमें मिल गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं और देन हम इजीली उनमें से जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन मीन्स जो हमें एक्सप्रेशन, जो हमें टर्म्स दी गई हैं, उन सभी में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हमें अलग निकाल लेना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी हमें 2 टर्म्स दी गई हैं, दोनों डिफरेंट हैं, 2y एंड 22xy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 2y एंड फैक्टर्स ऑफ 22xy। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय y, यहाँ पर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये जो है ये हमें फैक्टर्स मिल गए हैं 2y और 22xy के। अब हम निकालेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मींस जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखिए 2 जो है वो 2y का भी फैक्टर है और 22y का भी फैक्टर है।
इसी तरह से जो y है ये भी 2y और 22xy दोनों का फैक्टर है। बट जो 11x है ये 22xy का तो फैक्टर है बट 2y का फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको कॉमन फैक्टर में कंसीडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वही फैक्टर्स लेने हैं जो इन दोनों के फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो हमारे पास आ रहा है 2 और y। जब इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2y। दैट मीन्स जो 2y है वो 2y एंड 22xy का कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसके पार्ट नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है 14pq एंड 28p²q²। तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। पहले हम दोनों के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। जो फैक्टर्स हैं 14pq के वो क्या होंगे, 2 × 7 मल्टीप्लाइड बाय p एंड q। अब देखिए ये 2 × 7 या 2 × 11 ये सब जो हम लिख रहे हैं ये हमें क्या चेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तभी वो इसके फैक्टर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 = 14 p एंड q, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो इसका फैक्टराइजेशन किया है 14pq का वो बिल्कुल सही किया है। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी जरूर करते रहिएगा कि आपने जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमें सेकेंड टर्म दी गई है 28p²q², इसके भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। अब 28 जो है इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 × 7, तो ये हो गया 7 × 2 = 14, देन अगेन वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2, 14 × 2 = 28, तो ये हमारे 28 के फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं p² q² की, तो p मल्टीप्लाइड बाय p एंड q मल्टीप्लाइड बाय q, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 28p² q² के। अब हम इनकी कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेंगे। तो विच आर द कॉमन फैक्टर्स, जो दोनों में आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 7 दोनों में है, उसके बाद p है, देन q है। तो ये हमारा हो गया 14pq। दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p²q²। We are solving the questions of exercise 14.1. Now we are solving the question number 1, part number 4. देखिए हमें फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हमें किसी टर्म के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले हम उसके फैक्टर्स को फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी टर्म्स हमें दी गई हैं हम उनके फैक्टर्स को निकालेंगे। लेट्स सॉल्व इट। वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 2x, here it is। now we will find factors of 3x², which are 3 multiplied by x multiplied by x, and now factors of 4, 2 multiplied by 2। ये हमने इनके फैक्टर्स जो हैं तीनों टर्म्स के फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इन तीनों टर्म्स में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 जो है
वो 2x का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है, बट 3x² में 2 जो है वो कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स कि 2 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इन सेम सिचुएशन x जो है वो 2x एंड 3x² के दोनों के फैक्टर्स में है, बट 4 के फैक्टर्स भी अवेलेबल नहीं है। और 3 जो है ये भी ओनली 3x² के फैक्टर्स में है, ना तो ये 2x का कोई फैक्टर है और ना ही 4 का। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे जब भी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको डायरेक्टली कोई भी कॉमन फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, तब हमारा एक मैजिकल नंबर है वो काम आएगा, और वो होता है 1। 1 इज द ओनली नंबर जो कि सबका फैक्टर होता है। ठीक है, आप किसी भी नंबर का अगर फैक्टर लेंगे तो 1 उसका फैक्टर जरूर रहता है। तो इसीलिए इस 1 को हम नॉर्मल कंडीशंस में कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली इन स्पेशल केसेस। लाइक जब हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा होता, तब जो ये 1 है इसको हम एक कॉमन फैक्टर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। सो हियर वी गेट द आंसर 1। इट मीन्स जहां पर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तब हम 1 को भी फैक्टर के रूप में कंसीडर करेंगे। 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो कोई नेचुरल नंबर है, चाहे वो कोई रैशनल नंबर है, इंटीजर है। आप किसी के भी फैक्टर्स फाइंड करें, उसमें 1 आपको उसका फैक्टर जरूर मिल जाता है, और सबका फैक्टर होने के कारण ही इसको सब में कंसीडर नहीं किया जाता, इसको सिर्फ स्पेशल केसेस में कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 6। तो सेम कंडीशन है यहाँ है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर्स जो हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, इन तीनों टर्म्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 6abc के, जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारा आ गया 6 का फैक्टर। और ये बाकी तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये तो अपने आप के अंदर ही फैक्टर्स के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम इनको सेकेंड टर्म के फैक्टर्स देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारी है 24ab²। अब हम इसके फैक्टर्स जब फाइंड करेंगे तो पहले हम 24 की कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, एंड 8 is multiplied by 3, then it will be 24। तो इस तरह से हमने 24 के जो फैक्टर्स थे वो फाइंड आउट कर लिए। अब इनको देखते हैं। a, यहाँ पे देखिए हमारे पास b² है, दैट मीन्स b मल्टीप्लाइड बाय b, ये हो गया b² का फैक्टर। सेम प्रोसेस में हम करेंगे थर्ड जो टर्म हमें दी गई है उसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, टर्म है हमारी 12a²b। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। अब a² है तो ये हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई a, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा b। इस तरह से तीनों टर्म्स के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। हमें फाइंड करने हैं इनके कॉमन फैक्टर्स। तो ले लेते हैं कॉमन से कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें। देखिए 2 is a common factor, now 3 is a common factor, a is a common factor, and b is also a common factor। अब इनको हम नोट कर लेते हैं। 2, 3, a एंड b। उसके अलावा हमारे पास
ना तो C तीनों में आ रहा है और बाकी कोई भी फैक्टर जो हमारा है वो तीनों टर्म्स के फैक्टर्स में नहीं आ रहा है, या तो वो 2 में आ रहा है या फिर एक ही टर्म के फैक्टर में आ रहा है। ठीक है, तो जब हमें 3 टर्म्स दी जाएंगी तो हम कॉमन फैक्टर केवल उसी को कंसीडर करेंगे जो तीनों के फैक्टर में होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 6 A and B and we got the answer 6AB जो है वो हमारी क्वेश्चन में जो दी गई तीनों टर्म्स हैं उनका कॉमन फैक्टर हमें मिल गया। लेट्स टर्न टू पार्ट नंबर 6। यहाँ भी हमें कॉमन फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं, तो हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तीनों टर्म्स के, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स x को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ फैक्टर्स ऑफ -4x²। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को भी एक फैक्टर के रूप में कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड 2, ये हमारे हो गए 4 के, यानी -4 का जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, x² का हो जाएगा x इंटू एक्स। अब हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हमारी थर्ड टर्म के, विच इज 32x। तो ये हमारे जाएंगे 2 2 4 2 8 2 16 2 32 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर सेपरेट कर लेंगे। सो वी हैव द कॉमन फैक्टर्स 2 2 and 2, 2 2 and 2, then again 2, बट यहाँ पर हमारे पास 2 और नहीं है, तो ये जो है हम इसको कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। उसके बाद हम आते हैं x पे, तो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब हमारी जो थर्ड टर्म है उसके अंदर x सिर्फ सिंगल टाइम है, दैट्स व्हाई बाकी को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यहीं से हमें पता लग गया कि हमारे पास x जो है एक ही है और कॉमन फैक्टर वही हो सकता है जो तीनों में अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर 4x। 4x is the common factor of 16x cube minus 4x square and 32x. Now we have to solve the part number 7। यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10p³ which will be 2 multiplied by 5 multiplied by p and multiplied by q. Factors of the second term which is 20QR. Here we get 2 multiplied by 2 multiplied by 5 and QR. Factors of third term which is 30RP. 2 3 6 5 30 RP. Now we will find out the common factors। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 तीनों में आ रहा है,
दैट्स व्हाई दिस इज अवर कॉमन फैक्टर। 5 तीनों टर्म्स के फैक्टर्स में आ रहा है, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसके अलावा देखिए p जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के फैक्टर्स में तो है, बट सेंटर वाली जो हमारी टर्म है उसके फैक्टर्स में नहीं है, तो हम p को कंसीडर नहीं करेंगे। सेम थिंग q के साथ है, q फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के फैक्टर्स में है बट थर्ड में नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। r जो है वो सेकंड एंड थर्ड टर्म के फैक्टर्स में है बट फर्स्ट में नहीं है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से 2 और 3 ये भी हमारे सिर्फ एक एक टर्म के अंदर होने की वजह से कंसीडर नहीं होंगे। तो हमारे जो फैक्टर्स हुए कॉमन फैक्टर्स वो क्या हुए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और जिनकी वैल्यू हमारे पास आएगी 10। तो इस तरह से 10 जो है वही इन तीनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर के रूप में हमें मिलेगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द पार्ट नंबर 8 which is the last part of our question number first. ओके, तो इसका हमारा सॉल्यूशन फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब, तो ये हमें मिलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, y क्यूब है दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई y बाय 3 टाइम्स। Now we will find the factors of our second term which is 10x cube y square। तो 10 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 2 into 5, x क्यूब है दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई x 3 times and the last one is y square, तो हम लिखेंगे इसको y मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमारी लास्ट टर्म है जो थर्ड टर्म, उसके फैक्टर्स फाइंड करने का टाइम है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, x into x is equals to x square, y into y is equals to y square and multiplied by z। तो ये हमारे जो फैक्टर्स थे वो हमें मिल चुके हैं। अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास 3 जो है वो फर्स्ट में है, लास्ट में है, बट सेंटर वाली में नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको। x है, ये भी x, ये भी x, तीनों टर्म्स के फैक्टर में आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन x, x and x, so we will write it down. Now we have y, y1, 1 and 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको y से, फिर यहाँ हमारे पास y सेकेंड आ गया, यहाँ भी सेकेंड आ गया, यहाँ भी सेकेंड आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से y से। अब देखिए उसके अलावा ये y जो है ये हमारे पास यहाँ पर है बट बाकी दोनों टर्म्स में नहीं है। z जो है वो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में हमारे पास नहीं है, ओनली थर्ड टर्म में अवेलेबल है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह से जो भी हमारे पास बाकी बच गए हैं फैक्टर्स, वो जो हैं वो या तो किसी एक ही टर्म के फैक्टर्स में है या दो टर्म के फैक्टर्स में, तीनों टर्म के फैक्टर्स में नहीं है, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट x स्क्वायर। सेम थिंग y के साथ है तो इसको भी हम y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो हमारी इन तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर आ गए हैं।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहले हमें टर्म्स दी गई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, अब हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उनके हमें कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हुए उनको सॉल्व करना है, उनका फैक्टराइजेशन करना है। तो हम फर्स्ट मेथड जो हमारा है कॉमन फैक्टर्स का, उसी को यहाँ पर यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इनको हम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। ये हमने इनको फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो आप 7 कॉमन आ रहा है, जो कि इसके फैक्टर्स में भी है और इसके फैक्टर्स में भी है। तो हम इसको बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, दोनों टर्म्स में से जो जो चीजें हमारे पास बच गई हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देख सकते हो आप 7x के फैक्टर्स में से जब हमने 7 को बाहर ले लिया तो हमारे पास कौन बच गया, x। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने कॉमन फैक्टर से अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो जब हम 7 को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास पीछे कौन बच जाएगा, 2 इंटू 3। तो ये हमारा हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 6। तो ये जो मेथड है ये है हमारा कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करके फैक्टराइजेशन करना किसी भी एक्सप्रेशन का। अब इसी का हम एक तरीका और देख सकते हैं जो कि शॉर्टकट है। वो आप अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, अब आप देख सकते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, दोनों टर्म्स के अंदर 7 का जो टेबल है उससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन के रूप में, कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब हमने 7x को डिवाइड किया 7 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसको हम लिख सकते हैं x। तो ये हमने लिख दिया x, बीच में माइनस का साइन है तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन ही ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और ये हमारा आंसर आ गया। अब देख पा रहे हो 7 x माइनस 6 ही हमें दोनों कंडीशन में आंसर मिल रहा है। तरीका सेम है, ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से मैंने इनके फैक्टर्स लिए, कैसे उनमें से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाला और कैसे हमने उनके अंदर बचे हुए फैक्टर्स को लिख दिया, ठीक है। और ये इसी का एक शॉर्टकट मेथड है कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, कॉमन फैक्टर लिया और उस कॉमन फैक्टर से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, जिससे हमें आंसर मिल गया, ठीक है। डिवाइड किस तरह से किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये थोड़ा डिटेल्ड है और ये शॉर्टकट है। तो आपको जो मेथड इनमें से इजी लगे आप उसको यूज करते हुए अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये बिल्कुल एक जैसे आंसर दे रहे हैं, इसलिए कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा डिटेल है और ये शॉर्ट है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 को। ये भी मैं आपको दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको ये शॉर्ट मेथड लेते हुए
सारे सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे उसका सॉल्यूशन डिटेल में भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6p जो है इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 × 3 = 6। साथ में हमें दिया गया है p, तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 6p के, यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसके फैक्टर्स हमें मिल गए। बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन है तो वो लगा दिया हमने। अब हम 12q के फैक्टर्स करेंगे, 2 × 3 × 2, या आप इसको 2/2/3 भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा, फैक्टर्स यही है, और मल्टीप्लाइड बाय आ गया q। अब आप देख सकते हो हमारे पास 2 3 2 3 दोनों में आ रहा है, इसको हमने ले लिया कॉमन फैक्टर। अंदर हमारे पास कौन बच जाएगा, p 2 और q, तो ये बीच में माइनस का साइन है वही लिख दिया। यहाँ हमारे पास रह गया 2q। ठीक है, ये हो गया हमारा 6p - 2q। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मैंने आपको डिटेल्ड मेथड बताया है। अब इसी को हम जो सॉल्व करेंगे वो शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, यही मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास 6p - 12q, तो हमें पता है 6 के टेबल से यहाँ पे दोनों जो नंबर्स हैं वो डिवाइड इजीली हो सकते हैं, तो हम 6 को कॉमन फैक्टर लेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। जब हमने 6p को डिवाइड किया 6 से, तो ये हमारे पास आ गया p। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगी टर्म p, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब हम 12q को डिवाइड कर लेते हैं 6 से, तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा, और q मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी है ही, तो हमारे पास इसका डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2q। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको आंसर सेम आंसर मिला है, 6 × p - 2q। यहाँ भी यही आ रहा है, 6 × p - 2q। तो इन दोनों तरह के मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। अब हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो दोनों मेथड्स हैं सेम चीज है, कॉमन फैक्टर फाइंड करने का मेथड है, सिर्फ इसको हमने डिटेल में लिखा है और इसको शॉर्ट में लिख दिया। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से आप जो मेथड यूज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, मैं उनको इस मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अगर किसी क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड मेथड चाहिए तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका डिटेल जो है वो एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, जो हमें दिया गया है 7a² + 14a। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 7 है उसके टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 भी और 14 भी, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए a दोनों में आ रहा है, तो ये a भी इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को हम 7a से, यानी जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है उससे डिवाइड करेंगे। जब आप 7a² को 7a से डिवाइड करोगे तो 7 से तो 7 1 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद। यहाँ पे देखिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स रीड किए हुए हैं पिछली क्लासेस में, तो ये हमारे हो जाएंगे, जब इस a को आप डिवाइड करोगे a² में तो इसकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमने पढ़ा था a⁻m / a⁻n = a⁻m - n। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने इनको डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास बचेगा a।
क्योंकि जब आप इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 - 1 = 1, जिसको हम a लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है हमारे पास तो हम प्लस लगाएंगे। अब इस टर्म को इट मीन्स 14a को डिवाइड करेंगे 7 से, 7a जो हमारा कॉमन फैक्टर है उससे, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। और इधर इसको a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। सेम इसी मेथड से, क्योंकि जब पावर 1 - 1 करेंगे तो पावर हो जाएगी 0। और हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर a को जब a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन बच गया? 2। तो ये हमारा आंसर, ये हमारे जो 7a² + 14a जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था, ये हमने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो जो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा ना, वो एक सिंगल टर्म के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसको आप अगर करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सिंगल टर्म है हमारे पास। तो जब भी हम किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का या टर्म का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें लास्ट में एक सिंगल टर्म ही आंसर के रूप में मिलेगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं हमने पार्ट नंबर 4 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें क्या देखना है, इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दोनों किस टेबल में आ रहे हैं। सेम टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक ही टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 16 और 20 एक साथ सिर्फ और सिर्फ 4 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। अब उसी के साथ साथ यहाँ हमें वेरिएबल भी दिया गया है जिसका बेस दोनों टर्म्स में सेम है। यहाँ भी z है और यहाँ भी z है। अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है, वेरिएबल हमें कॉमन फैक्टर के रूप में निकालने होते हैं, तो हमारा इजी वे क्या है, इजी ट्रिक है एक, ये क्या है कि जितने भी आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं उनमें जो लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है वो हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमारे पास z की एक्सपोनेंट क्या है? 1, और यहाँ पर क्या है? 3। तो इसलिए हमारे पास इनकी लोएस्ट टर्म वाला लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कौन सा हुआ? z। तो इसको हमने कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर रख लिया। अब हम अपनी ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इनको इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे और आंसर्स को अंदर लिखेंगे। जब आप 14z को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14, पहली बात तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है तो हम उसको अंदर लिखेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद 4 की टेबल से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 = 16 आएगा। z जो है वो z से डिवाइड हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। उस 1 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा। अब हमारे पास आ गया प्लस का साइन, वो हमने लगा दिया। अब इसे भी हम 4z से डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं जब हमें 20z³ को डिवाइड करना है 4z से तो 4 × 1 = 4 एंड 4 × 5 = तो ये 5 आ गया। अब z को जब करेंगे तो ये जो z है इसकी पावर है 1, और हमने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो am/a⁴n जो किया था उससे हम a⁻m−n कर देंगे। तो z की जो एक्सपोनेंट है वो 3 में से हमारी यहाँ की जो एक्सपोनेंट है यानी 1 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बचेगी कितनी? z²। तो यहाँ पर 5 के साथ क्या आ जाएगा? z²। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को अपने आप जितना ज़्यादा रिवाइज करके देखेंगे उतनी ही जल्दी आप इन पे
अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड 6। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम 20 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाइड बाय L into L एंड मल्टीप्लाइड बाय M। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हमें मिले हैं, ये मिले हैं 20 L स्क्वायर M के। अब बीच में हमारे पास प्लस का साइन है तो ये प्लस कर दिया। अब इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाय A L M। तो ये हमारे जो फैक्टर्स फाइंड हो गए, हमें 30 A L M के फाइंड हो गए हैं। ठीक है, अब इनमें से कॉमन फैक्टर को आउट करते हैं। 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब उसके बाद और कौन कौन कॉमन आ रहा है हमारे पास? L कॉमन है और M कॉमन है। तो ये हो गया L और ये हो गया M। अब हम ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को लिख लेंगे, उन फैक्टर्स को लिख लेंगे जो कॉमन फैक्टर्स को निकालने के बाद हमारे पास बच रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है उसमें हमारे पास बच रहा है 2L प्लस सेकेंड जो टर्म के फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास बच रहा है 3A। तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 L M, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए और ये कंप्लीट हमारा जो है ये फैक्टराइजेशन हो गया इस दिए गए एक्सप्रेशन का। तो ये हमारा फाइनल हमें आंसर मिल गया। हमें इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आपको जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको फैक्टराइज कीजिए। तो सबसे पहले ये हमने इनके फैक्टर्स जो है वो फाइंड किए। उन फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद उनमें से हमने जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको अलग कर लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने वो टर्म्स लिख लिए, वो फैक्टर्स लिख लिए जो कॉमन फैक्टर्स को उस टर्म में से निकालने के बाद हमारे पास बच रहे थे। तो इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था 20L स्क्वायर M प्लस 30AL M, इस पूरी एक्सप्रेशन का हमारा फैक्टराइजेशन हमें मिला है 10LM मल्टीप्लाइड बाई 2L प्लस 3A के रूप में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 5x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ये y आ गया हमारे पास माइनस। अब 15 जो है इसके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई x। वाई स्क्वायर के जो फैक्टर है वो हो जाएंगे y इंटू वाई। अब इन दोनों टर्म्स के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। हमारे पास पहले आ गया 5, उसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर दोनों में x और यहाँ मिल रहा है हमें y। तो ये तीनों जो है फैक्टर्स ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। अब ब्रैकेट के अंदर इन फैक्टर्स को हटाने के बाद इन टर्म्स के कौन कौन से फैक्टर बचे हैं उनको लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स में हमारे पास बचा है x, फिर माइनस का साइन है क्वेश्चन में तो हम माइनस यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तो बच रहा है 3 और एक बच रहा है y, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 5xy मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3y। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है इस दिए हुए एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर का। और ये हमारे जो दोनों पार्ट्स हैं सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 7, जो कि हमें एक्सप्रेशन दिया गया है
10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? कॉमन फैक्टर मेथड से। सबसे पहले इन तीनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए 10, 15 और 20, ये तीनों के तीनों जो है वो एक साथ 5 के टेबल में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन जो लेंगे वो फैक्टर आएगा 5। अब उसके बाद देखिए वेरिएबल्स जो है वो तीनों के तीनों ही अलग हैं। यहाँ पर a² है, यहाँ b² है और यहाँ पर हमारे पास है c²। तो इसलिए कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में आ रहा हो, इसलिए हम इसमें कोई भी वेरिएबल कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं ले सकते। अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को बारी बारी से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 2 10, a²। ऐसा कैसा हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 15 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 b² प्लस 20 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 4 और c² एज इट इज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था ये हमारा शॉर्ट मेथड है। अगर आप डिटेल इसको करना चाहते हैं तो आप इन सबके फैक्टर्स को पहले अलग अलग लिख लें, फिर कॉमन फैक्टर्स को बाहर लिखकर और जितने भी फैक्टर्स बच जाते हैं उस टर्म के उनको अंडर ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले कॉमन निकाल लेंगे। देखिए 4 4 4 तीनों में आ रहा है, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ए ए ए तीनों जो टर्म्स है उनमें आ रहा है। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है कि जब भी कोई वेरिएबल सभी टर्म्स में आ रहा है तो हमने ये देखना है कि उसकी लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म कौन सा है। ठीक है, जहां पर वो लोएस्ट एक्सपोनेंट के साथ है उसी को हम कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है उसकी एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर जो a है उसकी एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ जो हमारे पास a है उसकी एक्सपोनेंट भी 1 है। दैट मीन्स इस कंडीशन में हमारे पास लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला a वेरिएबल कहाँ पर है, जहां पर उसकी एक्सपोनेंट 1 है। तो इसको हम कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि b जो है वो सिर्फ सेंटर टर्म में हमारे पास 4ab के अंदर, ना तो वो हमारी फर्स्ट टर्म में है ना ही लास्ट टर्म में। इसी तरह से जो c है वो ओनली लास्ट टर्म में हमें दिया गया है, फर्स्ट 2 टर्म्स में वो अवेलेबल नहीं है। तो हम इन दोनों को भी कॉमन फैक्टर के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को डिवाइड करना है 4a से। तो यहाँ पर देखिए जब -4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और इस -1 को जब आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इस वेरिएबल के साथ, तो वो वेरिएबल क्या आएगा हमारे पास, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। जब हम इस a² को a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टर्म को इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4 से 4 जो है वो डिवाइड होकर 1 आंसर देगा, a से a डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, हमारे पास ओनली बचेगा b। अब थर्ड टर्म में बात करते हैं तो यहाँ भी 4a जो है वो 4a से डिवाइड हो जाएगा, ओनली c हमारे पास बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस -1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -a, बाकी टर्म्स जो है वो वैसी की वैसी हमारे पास रहेंगी। तो ये हमारा जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी तरह से आप इसके सभी पार्ट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, we are going to solve
our part number 9 of question number 2. We have to factorize this expression. So first of all we will find the common factors. Here we can see x, x and x. अभी हमने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने का ट्रिक है कि आप उसकी लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो है उस वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के रूप में ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास x की एक्सपोनेंट जो है 2, 1, 1 है, तो हम x जो है उसकी एक्सपोनेंट 1 जो है उसको कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। अब इसी तरह से हम y में भी देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर के रूप में हम y को लेंगे। z का भी जो लोएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है। ये तीनों हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इन 3 टर्म्स को डिवाइड करेंगे इस कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y, z ये दोनों कॉमन फैक्टर में है। बचा कौन? एक्स स्क्वायर। जब इस एक्स स्क्वायर को हम इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो हमने प्लस लिया। सेम इसी तरह से हम इस एक्सप्रेशन को इस टर्म को हम इससे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो ये x और ये z ये दोनों जो है ये x और z से डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। जब y स्क्वायर को हम y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओनली y जो है वो बच जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो हमने प्लस लिया। सेम इसी तरह से हमने इस पूरी जो टर्म है एक्स वाई जेड स्क्वायर को इस कॉमन फैक्टर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देना है। एक्स और वाई एक्स वाई से डिवाइड होकर 1 आंसर देंगे। जेड स्क्वायर को जब हम जेड से डिवाइड करेंगे तो ये हमें जेड आंसर देगा। तो इस तरह से हमारा जो फैक्टराइजेशन है इस एक्सप्रेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हो कि यहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक सिंगल टर्म के रूप में आंसर जो है वो मिल गया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 10 को, जो हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ भी हम यही ट्रिक यूज करेंगे, जो लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है उसी को कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए जो है ए बी और सी ये सिंगल सिंगल टर्म में है, तो ये कॉमन फैक्टर के रूप में तीनों कंसीडर नहीं होंगे। अब x की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास x की एक्सपोनेंट जो 1 है वो उसकी लोएस्ट एक्सपोनेंट है, तो हमने x को ले लिया। इसी तरह से जो y है उसकी भी लोएस्ट एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है, इसको भी हमने कॉमन फैक्टर के रूप में ले लिया। लेकिन z जो है वो हमारी ओनली थर्ड जो हमें टर्म दी गई है सिर्फ उसी में अवेलेबल है, बाकी 2 टर्म्स में ये नहीं है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम ले लेते हैं अपनी ब्रैकेट और सॉल्व कर लेते हैं इन तीनों टर्म्स को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। x और y जब इनको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं a जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, y से y डिवाइड होके 1 हो जाएगा। x स्क्वायर से को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास x। इसी तरह से यहाँ पर b एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर में b नहीं है। x से x डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। y स्क्वायर से y डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा y प्लस, अब इस पूरे जो टर्म है सी एक्स वाई जेड, इसको जब हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। बच जाएगा कौन? सी जेड। तो इस तरह से हमने अपने इस दिए हुए एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। Welcome students to Parkush Pathshala. Today we are going to solve question number 3 of exercise 14.1. The first part is x square plus xy plus 8x plus 8y. We have to factorize them. Okay? इनको फैक्टराइज करने के लिए हमने पहले एक मेथड पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स वाला। ठीक है,
अब हम करेंगे रीग्रुपिंग मेथड। जो रीग्रुपिंग मेथड है उसकी हेल्प से किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं, ये चीज हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आप ये चीज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। रीग्रुपिंग का मतलब है दोबारा से ग्रुप बनाना। इट मींस ग्रुप बन रखे हैं, उन्हें फिर से रीअरेंज करना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में इन दोनों का ग्रुप है और इन दोनों टर्म्स का ग्रुप है। अब हमें क्या देखना होता है कि अगर इन ग्रुप्स में ऑलरेडी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमें रीग्रुपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमारे पास जो दिए गए ग्रुप्स हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इन टर्म्स को आपस में एक्सचेंज करके हम इनका ग्रुप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि इन चारों टर्म्स को आप किसी भी सीक्वेंस में लिखें, क्वेश्चन पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसे ये ना लिखकर ये लिख देंगे तो भी हमारे आने वाले जो आंसर्स हैं उन पे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। अगर हम इसको ये लिख देते हैं तब भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम इनका रीग्रुप कर सकते हैं। रीग्रुप करने के बाद इजी क्या हो जाएगा, हमें उनमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो हम देख सकते हैं कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। इट मीन्स हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में हमारे पास 8 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में अवेलेबल हमें हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको किसी भी तरह से रीग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में से हमने एक कॉमन फैक्टर लिया और इसको सॉल्व किया। तो जब हम इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई। ये हमारे पास कैसे आए, जब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर x को अलग लिया और इस कॉमन फैक्टर से पहले हमने x स्क्वायर जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने से क्या हुआ कि इसकी जो एक्सपोनेंट थी 2, उसको जब इसकी एक्सपोनेंट 1 और इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसकी जो एक्सपोनेंट 1 है वो इस 2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो वहां से हमें यहाँ x मिल गया। इसी तरह से जब हमने इस टर्म को x से डिवाइड किया यानी हमारे कॉमन फैक्टर से, तो यहाँ x बाई एक्स जो है वो डिवाइड होकर हमें 1 आंसर देगा। उस 1 को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ग्रुप की। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, दोनों ग्रुप्स में दोनों टर्म्स में हमें 8 कॉमन मिल रहा है। अब इन दोनों टर्म्स को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 8 बन रहा है, 8 x बचेगा और इसमें से भी 8 हटेगा तो y बच जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 2 टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलता है वो एक सिंगल टर्म के रूप में मिलता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो बन रही है वो ये और सेकेंड टर्म ये। अब अगर इन दोनों टर्म्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई इधर भी है और x प्लस वाई यहाँ सेकेंड टर्म में भी आ रहा है। तो अब हम इस x प्लस वाई को एक कॉमन फैक्टर के रूप में ले सकते हैं। जब हम इसको ले लेंगे, इन दोनों टर्म्स को हमने
इस x जो कॉमन फैक्टर हमने लिया है x प्लस वाई, इससे डिवाइड करना है। तो अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको जब हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x। मेन प्रोसेस जो है वो ये रहता है, लेकिन यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एक्स वाई से एक्स वाई जो है वो कट हो गया, 1 बचा। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x। और इसी तरह से जो ये सेकेंड टर्म है इसमें से x प्लस वाई हमारा बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, 8। अब आप देख सकते हो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये हमें मल्टीप्लीकेशन में मिल रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा जो है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन है। ठीक है, 1 टर्म है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल गया। इट मीन्स यहाँ हमारा जो फैक्टराइजेशन है किसका, इस एक्सप्रेशन का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ सिंपल देख सकते हो x दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा। अगर इनकी बात करें तो ये दोनों जो है 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर के रूप में 3 को यूज कर सकते हैं। अब हम अगर इस टर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम इनको फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे तो हमें पता है कि 1 जो है वो सबके फैक्टर्स के रूप में काम में लिया जाता है, तो हम इसमें से 1 को कॉमन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसका रीग्रुप भी कर सकते हैं। तो रीग्रुप कैसे करेंगे, हम इन दोनों को इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये -6x - 2। अब हमने इनकी रीग्रुपिंग कर दी। इट मीन्स हमने फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ ग्रुप कर दिया, सेकेंड टर्म को फोर्थ टर्म के साथ ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो 5 और 15 में हमें 5 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, y हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, x हमारे पास कॉमन फैक्टर में नहीं है तो इसको यहाँ लिख लेंगे, y से y डिवाइड हो जाएगा, प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, y को y से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इट मीन्स हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कॉमन हमारे पास नंबर्स के हिसाब से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है और ये दोनों जगह माइनस है तो हम -2 कॉमन ले लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि माइनस नंबर जो है यानी कोई नेगेटिव इंटीजर है, जब किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड होता है तो उनका जो फाइनल जो आंसर हमें मिलता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में ही मिलता है। तो हम क्या करेंगे, -6x को जब डिवाइड करेंगे -2 से तो हमारे पास क्या आएगा, -2 1 ज़ा -2 एंड -2 3 ज़ा -6। दैट्स व्हाई वी गेट 3 और यहाँ पे x भी है। अब देखिए -2 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और ये 1 कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल में 2 टर्म्स आ रही हैं। पहले हमारे पास 4 टर्म्स थी, अब ये 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 3x+1 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया। इनको हटाने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर्स हैं, इस टर्म में हमारे पास 5y है, इस टर्म के अंदर हमारे पास 2 है। तो इस तरह से अब यहाँ आप देख सकते हो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। इट मीन्स अब ये हमारे पास सिंगल टर्म है
और सिंगल टर्म आई, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व the part number 3 of question number 3, which is factorize ax plus bx minus ay minus by। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें रीग्रुपिंग की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास x जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में मिल सकता है। लास्ट टू जो टर्म्स हैं उनमें हमें y जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में मिल सकता है। दैट्स व्हाई हमें रीग्रुपिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फैक्टर x जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। हमारे पास अंदर जो फैक्टर्स बच गए वो a प्लस b बच गए। ये हमने इन दोनों टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों जो टर्म्स हैं वो माइनस की हैं, तो हमने माइनस कॉमन लिया। y जो है यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर के रूप में मिल रहा है। अब हमारे पास जो अंदर फैक्टर्स बचेंगे वो बचेंगे a प्लस बी। a प्लस बी कैसे बचा? a y को जब हम माइनस y से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस, यानी इस माइनस को आप -1 ले सकते हो। जब -1 को आप -1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा। y से y डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा पॉजिटिव a। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारा जो है वो -by को -y से डिवाइड करने पे आएगा और हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा प्लस का b। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टू टर्म्स आ गई हैं। पहले 4 थी, अब 2 हो गई हैं। अब इन टू टर्म्स में हमारे पास a प्लस बी जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस इस एक्सप्रेशन में हमारे पास a प्लस बी कॉमन फैक्टर है, बच गया y। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास सिंगल टर्म आ गई है और हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो इन 4 टर्म्स का जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट है ये। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 15 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में। लेकिन जब हम थर्ड और फोर्थ टर्म को देखते हैं तो हमारे पास 9 और 25 है जो कि किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते। कॉमन फैक्टर तभी मिलेगा हमें जब वो दोनों के दोनों किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो, किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इसको रीग्रुप कर लेंगे तो क्या होगा, हमने 15pq को रीग्रुप कर लेना है 9q से। ठीक है, और ये जो हमारा है 25p, इसको हम रीग्रुप कर देंगे 15 के साथ। ठीक है, अब ये हमारी रीग्रुपिंग कंप्लीट हो गई है। रीग्रुपिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका फैक्टराइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। 15 और 9 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। दोनों टर्म्स में हमारे पास q अवेलेबल है तो ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम इस कॉमन फैक्टर से इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, q से q डिवाइड हो जाएगा, बचेगा p प्लस जब 3q से हम 9q को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, q से q डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारा आ गया फैक्टराइजेशन किसका, 15pq प्लस 9q का। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इन बात की जो दो टर्म्स हमारे पास बची हैं इनका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। हम देख सकते हैं 25 और 15 दोनों
5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हमने 5 को कॉमन लिया, p यहाँ पर है लेकिन इस टर्म में नहीं होने की वजह से इसको हम कॉमन फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5p और यहाँ बचेगा 5 3 जा 15, इट मीन्स 3 आ गया हमारा, ठीक है। अभी हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5p प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको हम ले लेंगे आउटसाइड। अब अंदर हमारे पास कौन से फैक्टर्स बचेंगे, 3q प्लस 5। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे, जो इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ भी हम चेक करेंगे कि हमें रीग्रुपिंग करना पड़ेगा या नहीं। तो ट्रिक हमने आपको बताई है, फर्स्ट 2 टर्म्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, सेकेंड 2 टर्म्स में हमारे पास एक्स वाई और इधर एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो हम इसका रीग्रुपिंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसको लास्ट टर्म के साथ रीग्रुप कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब हम कर लेते हैं 7xy माइनस 7, ये हमारी हो गई रीग्रुपिंग, ठीक है। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया z। अब z वन z आप कह सकते हैं, एक्चुअली 1 इसकी एक्सपोनेंट है, 1 इसकी एक्सपोनेंट है, जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। तो 1 माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा x y, यहाँ पर हमने कॉमन लिया 7। अब देखिए यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स वाई माइनस 1। अब देख सकते हो आप कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास सिर्फ एक फर्क आ रहा है कि यहाँ पर 1 पहले है, एक्स वाई जो है वो माइनस में आ रहा है, और इधर एक्स वाई पहले पॉजिटिव नंबर है और 1 माइनस का है। तो इन दोनों को सेव करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और वो क्या है कि इसमें से हम माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। यानी -1 को बाहर लिया तो -7 हो गया। अब ये जो माइनस है ये अंदर दोनों के साइन चेंज कर देगा, 1 को प्लस का कर देगा, एक्स वाई को माइनस कर देगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नंबर था उसको हमने पहले लिख दिया, जो नेगेटिव नंबर है उसको बाद में लिख दिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -xy प्लस 1, तो भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो नंबर xy है हमारा वो माइनस का है और 1 जो है वो प्लस का है। तो मैंने यहाँ क्या किया, तो पॉजिटिव नंबर पहले ले दिया और नेगेटिव नंबर को बाद में लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा कॉमन आ गया। और बचा कौन हमारे पास फैक्टर के रूप में, z माइनस 7, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। इसी प्रश्न के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 14.1 है वो भी कंप्लीट हो गई है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए परिकुश पाठशाला और अपनी मैथ की प्रॉब्लम्स को इजी बनाते रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।